बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे से होंगे, ऐसे हमें उम्मीद है। बच्चों, आज हम आप लोगों के लिए 11th क्लास का सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहला सेशन है आज 11th का, और इस क्लास में पहला चैप्टर हम समुच्चय सिद्धांत सेट थ्योरी स्टार्ट करेंगे। सेट थ्योरी मैथमेटिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसका उपयोग लगभग हर ब्रांच में होता है। सेट थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और सेट थ्योरी एक ऐसा इनिशियल आपका मैथमेटिक्स का बेसिक बैकग्राउंड है जो लॉन्ग टर्म का रिलेशन आपसे रखेगा। आप मैथ के क्षेत्र में या फिजिक्स के क्षेत्र में जो भी स्टडी हायर लेवल तक करेंगे तो ये आपके साथ रहेगा। सेट थ्योरी आपका कभी पीछा नहीं छोड़ने वाली है, इसलिए इसका बेसिक बैकग्राउंड, इसका जो फाउंडेशन है मस्ट बी स्ट्रॉन्ग। इसलिए बहुत ही बेसिक से हम आपको इसे समझाने का प्रयास करेंगे। आपने भले ही सेट थ्योरी इससे पहले कभी नहीं पढ़ी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज पहला सेशन है। आज से अगर आप इसको पढ़ना शुरू कर देंगे तो फिर आपको टू द पॉइंट हर चीज समझ में आएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और ठीक इसी के साथ हम चैप्टर देखते हैं क्या है। सबसे पहले हमें ये देखना है कि सेट, यहां पे एक वर्ड है सेट। सेट क्या होता है? इसको हिंदी में समुच्चय कहते हैं। सेट जो है ये वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। A well-defined collection of things, a well-defined collection of objects, a well-defined collection of numbers is called set. तो एक सुपरिभाषित संग्रह जब हमें वस्तुओं का प्राप्त होता है तो हम उसको सेट कहते हैं। सेट में सुपरिभाषित शब्द जो आया है, इसका क्या तात्पर्य है? वेल डिफाइंड का क्या मतलब होता है? यहां पर वेल डिफाइंड का मतलब है किसी एक रूल से, किसी एक गुण से, किसी एक नियम से। जिस नियम या जिस गुण के आधार पर हम ये निर्धारित कर सकें, ये निश्चित कर सकें कि अमुक अवयव इस समुच्चय में है या नहीं, ये अवयव इस समुच्चय का सदस्य है या नहीं, इसकी जानकारी, इसकी नॉलेज हमको गुणों से होती है। वेल डिफाइंड जो वर्ड दिया गया है इसके द्वारा हमें पहचान होती है कि ये इस सेट में है कि नहीं है। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना? तो सेट जो शब्द है, जो वर्ड है सेट, ये सर्वप्रथम जर्मन के गणितज्ञ जॉर्ज कैंटर ने इसका पहली बार प्रयोग किया था, और उनका मतलब था कि जो हमारे अंतर्ज्ञान या विचार के द्वारा जो निश्चित और सुस्पष्ट वस्तुओं का एक संग्रह हमको प्राप्त होता है उसको हम समुच्चय कहते हैं। ऐसा जॉर्ज कैंटर का कहना था। पहली बार उन्होंने ही इस शब्द का प्रयोग किया, और फिर इस शब्द के आधार पर गणित की एक नई ब्रांच का जो है प्रादुर्भाव हुआ। तो समुच्चय का बेसिक मीनिंग जो हमने आपको बताया, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ सेट, एक सुपरिभाषित संग्रह वस्तुओं का जो प्राप्त होता है उसको हम समुच्चय कहते हैं। ठीक है, तो समुच्चय को हम अगर डेफिनेशन में लिखना चाहें तो ए वेल डिफाइंड कलेक्शन of things, objects or numbers is called set। ऐसा कलेक्शन हमारा सेट कहलाता है। अब सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए इंग्लिश लॉन्ग ब्रैकेट या बिग ब्रैकेट का यूज किया जाता है। सेट रिप्रेजेंटेशन कर्ली ब्रैकेट में करते हैं। कर्ली ब्रैकेट में
अवयवों को रखते हैं और जो इसको डिनोट करने का प्रोसेस है, प्रदर्शित करने का प्रोसेस है, वो अंग्रेजी के कैपिटल लेटर से सेट को रिप्रेजेंट करते हैं और इसके अवयवों को स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ए एक सेट है जिसके एलिमेंट्स को हमने लिखा ए बी सी और डी। ए बी सी डी ये एक सेट है जिसके एलिमेंट्स को हमने कहां रखा है, कर्ली ब्रैकेट, मजले ब्रैकेट के मध्य में हमने कॉमा लगा करके एवरी एलिमेंट को सेपरेट किया है और कैपिटल लेटर ये डिनोट कर रहा है इस होल सेट को। तो सेट रिप्रेजेंटेशन बाय द कैपिटल लेटर एंड एलिमेंट्स ऑफ सेट रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर्स। अब इसमें गुण क्या है? गुण की अगर हम चर्चा करें तो ये किसी एक विशिष्ट गुण को धारित करता है। इट होल्ड्स ए स्पेशल प्रॉपर्टी। क्या प्रॉपर्टी है? द एलिमेंट ऑफ सेट ए आर फर्स्ट 4 लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। ये स्मॉल लेटर्स में इंग्लिश अल्फाबेट के फर्स्ट 4 लेटर्स हैं। ये इनकी प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है, तो सेट रिप्रेजेंटेशन नंबर्स में अगर हमें लिखना है, बी एक सेट है, इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसको क्या कहेंगे? ये प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। दिस सेट इज द सेट ऑफ और कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। ये 10 प्राकृतिक संख्याओं का एक संग्रह है, एक कलेक्शन है, इसको हम सेट कहते हैं। ठीक है, यहां पर हर एक एलिमेंट डिफरेंट है, डिस्टिंक्ट है एंड वेल डिफाइंड है, इसलिए हम बी को एक सेट कहेंगे। ये सेट कहलाएगा। बात समझ में आ रही है ना? अब न्यू टॉपिक हमारा है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। अच्छा, एक और बात हमें यहां पे ध्यान रखना है कि जो ये हमारे पास नंबर्स हैं, ये लेटर्स हैं, इनको हम एलिमेंट्स कहते हैं। दीज आर एलिमेंट्स ऑफ सेट, दीज आर एलिमेंट्स ऑफ सेट। इसको हम मेंबर भी कहते हैं। दीज आर मेंबर्स ऑफ सेट बी, दीज आर मेंबर्स ऑफ सेट ए। तो इन मेंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए एक ग्रीक लेटर का यूज किया जाता है जिसको हम एप्सिलॉन कहते हैं। ठीक है, एप्सिलॉन। एप्सिलॉन ये ग्रीक लेटर वर्ड है और इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू हिंदी में इसको कहेंगे संबंधित है, रिलेटेड है। एप्सिलॉन, एप्सिलॉन का मतलब बिलोंग्स टू। अब जैसे हमारे पास ये बी सेट है, अगर इसमें हम कहें कि 5 बिलोंग्स टू बी, तो ये 5 बी का एक एलिमेंट है। 5 इज ए मेंबर ऑफ सेट बी और इसको हम रीड इस प्रकार से करेंगे, 5 इज ए मेंबर ऑफ सेट बी लिख सकते हो, या फिर ऐसे भी कह सकते हो इसको 5 बिलोंग्स टू बी, ऐसा भी लिख सकते हो। तो ये बिलोंग के लिए हो गया, यानी दिस इज रिलेटेड टू बी। और यहां पे जैसे 4 मेंबर्स हमारे पास हैं, इसमें अगर हम ये कहें E बिलोंग्स टू A, तो E इस सेट में नहीं है, इसलिए इसको क्या कहेंगे? डज नॉट बिलोंग्स टू। तो ये रिप्रेजेंट करेगा डज नॉट बिलोंग्स टू A। ये A का एलिमेंट नहीं है, ये B का एलिमेंट है, तो इसको कहेंगे ये अवयव नहीं है, A का अवयव नहीं है। कौन? E। E A का अवयव नहीं है, ऐसा हम रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो एलिमेंट रिप्रेजेंटेशन के लिए इस ग्रीक लेटर का यूज करते हैं जो बिलोंग करेगा, यानी उसका एलिमेंट है। नॉट बिलोंग करेगा तो एक लाइन उसको क्रॉस करते हुए निकाल देंगे, तो इसका मतलब नॉट बिलोंग्स टू हो गया। नॉट बिलोंग्स टू का मतलब नॉट रिलेटेड टू, दिस इज नॉट ए मेंबर ऑफ सेट।
तो ये है रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन के बाद एक और बात इसमें हमें ध्यान रखनी है कि किसी भी सेट के जो नंबर ऑफ जो एलिमेंट्स हैं, एनी एलिमेंट्स अगर उसमें मेनी टाइम्स रिपीट आ रहा है, कई बार उसको लिख दिया गया है, तो दैट इज कंसीडर्ड ओनली वन टाइम्स। 3 बार, 2 बार, 4 बार अगर कोई एलिमेंट रिपीटेडली आया है तो वो एक बार कंसीडर होगा। और इसलिए सपोज कर लीजिए कि हमारे पास कुछ ऐसा लिखा है A, A, B, C, A, D ऐसा लिखा है, तो यहां पर क्या देख रहे हैं हम, A 3 टाइम्स रिपीटेड है, A, इट मीन इट इज रिटन एज ओनली वन टाइम्स, A, B, C, D। ये सेट और ये सेट बिल्कुल सेम है, देयर इज नो डिफरेंस। 3 टाइम्स ऑफ A इज रिटन इन 1 टाइम्स, ठीक है। तो ये ध्यान में हमें रखना है कि कोई भी लेटर रिपीट अगर हो रहा है तो उसको हमें ध्यान नहीं देना है। और नेक्स्ट अगर कोई सेट हमारे पास ऐसा है कि इसमें ऑर्डर का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, कोई एलिमेंट पहले लिखा है या बाद में लिखा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे हमारे पास यहाँ A, B, C, D लिखा है 4 एलिमेंट्स, तो अगर हमारे पास C कोई एलिमेंट है, E है, F है, G है और H है, हम अगर इसको ऐसे लिख दें F, E, H, G, तो देयर इज नो इफेक्ट, इसके ऑर्डर चेंज होने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो हमने क्या किया कि इसमें ना तो ऑर्डर का फर्क है और ना रेपिटेशन का फर्क है, किसी भी प्रकार से इन दोनों का इफेक्ट हमारे सेट के कंस्ट्रक्शन में या नेचर ऑफ सेट्स पे नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये वो चीज होगी। अब हम इसके नेक्स्ट टॉपिक पर बात करेंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स मीन्स किसी भी समुच्चय का निरूपण कैसे करते हैं। रिप्रेजेंटेशन यानी वे ऑफ राइटिंग। वे ऑफ राइटिंग इसकी 2 टाइप्स की है। नंबर 1 हमारे पास है फर्स्ट लिस्टिंग मेथड, लिस्टिंग और रोस्टर मेथड। इसको सूची विधि कहते हैं अथवा तो इसको तालिका विधि कहते हैं। इस विधि में क्या होता है कि जो एलिमेंट्स हमारे पास हैं उनको सेपरेटली बाय कामा अलग अलग पृथक पृथक सारे एलिमेंट्स को हम इसमें रिप्रेजेंट करते हैं। जिस प्रॉपर्टी को, जिस ये लॉ को होल्ड करता है, उन प्रॉपर्टीज को फॉलो करते हुए जितने भी एलिमेंट इसमें आ सकते हैं वो सारे के सारे एलिमेंट्स हम क्या करते हैं, कॉमा लगा करके सेपरेट लिखते हैं। सपोज कर लीजिए कि हमारे पास कोई सेट है 2, 4, 6, 8, 10, 12। तो ये क्या है, इसमें हर एलिमेंट डिफरेंटली बाय कॉमा सेपरेट है, ठीक है। तो ये मेथड लिस्टिंग मेथड और रोस्टर मेथड, इन हिंदी इसको हम कहते हैं सूची विधि, तालिका विधि, ठीक है। तो तालिका मेथड में ये प्रोसेस है कि हर एलिमेंट को हम, अब इसको हम अगर देखें तो ये क्या है, सारे इवन नंबर्स हैं और कितने तक हैं, 12 तक इवन नंबर्स हैं, या इसको हम लेस देन 13 कह सकते हैं। 13 से लेस इवन नंबर्स का एक सेट है, नेचुरल नंबर्स का। और दूसरा सेट अगर हम ले लें, कोई सपोज कर लीजिए बी हमारे पास है, A, E, I, O, U, तो ये क्या है, सेट ऑफ वोवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स। एवरी एलिमेंट इज सेपरेटली रिटन इन दिस ब्रैकेट। तो इस प्रकार का जो सिस्टम ऑफ राइटिंग है, सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशन है, इसको हम रोस्टर मेथड कहते हैं, ठीक है। दूसरा जो तरीका हमारे पास है सेकंड, उसको हम सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म या फिर सेट बिल्डर मेथड। सेट बिल्डर मेथड को हिंदी में नियम विधि या गुण विधि कहते हैं। तो
इस मेथड में यहां पे कोई एलिमेंट सेपरेटली नहीं लिखा जाएगा। यहां पे जो रूल या जो प्रॉपर्टी ये एलिमेंट फॉलो कर रहा है उस प्रॉपर्टी को इंडिकेट कर दिया जाएगा इसमें कर्ली ब्रैकेट में। तो इससे हमको उसकी प्रॉपर्टी से एलिमेंट्स के बारे में जानकारी मिल जाती है। जैसे सपोज कर लीजिए कि हमारे पास है x such that x belongs to n, x is less than 10। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि x एक नेचुरल नंबर है और जिसकी वैल्यू लेस देन 10 है। यानी इसको अगर हम लिखना चाहें लिस्टिंग मेथड में तो ये 1 2 3 से लेकर के 9 तक ये एलिमेंट आ जाएगा। ये हमारा है सेट बिल्डर फॉर्म में और ये रिप्रेजेंटेशन है रोस्टर फॉर्म में। इसी तरीके से जो हमने यहां पे लिखा है, सपोज कर लीजिए कि बी हमने लिखा क्या है, बी लिखा है ए ई आई ओ यू। तो ये है एक्स सच दैट एक्स इज एन वोवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय है। ये रोस्टर मेथड में लिखा गया और इसको हमने लिख दिया किसमें? सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिया। तो यहां पे ये इसके प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करता है, ये प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अनदर सेट ले लीजिए x इज इक्वल टू x सच दैट x इज सीएम चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी। उत्तर प्रदेश के सीएम का नाम है, द नेम ऑफ सीएम ऑफ यूपी। यहां पे नेम लिख दो। ठीक है, तो इसमें इसको रिप्रेजेंट करेंगे यहां पे, तो ये क्या आ जाएगा? ये है योगी आदित्यनाथ। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी भी सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डी एक न्यू सेट ले लीजिए, x such that x is name of states of इंडिया। ये भारत के जितने राज्य हैं, जितने प्रदेश हैं, उनके नामों का समुच्चय है। यानी यक्ष नाम है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात हैं। इस तरीके से जो राज्य हैं उन राज्यों को एक ब्रैकेट के अंदर कॉमा लगाते जाएं तो इनका एक सेट तैयार हो जाता है। ये सेट राइटिंग मेथड जो है इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं। तो ये है, दो तरीके से इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आता है वो है इक्वल सेट। इक्वल सेट्स क्या है? इक्वल सेट्स, दो सेट हमारे पास ऐसे हैं कि x के एलिमेंट्स b में हैं और b के सारे एलिमेंट्स a में हैं। अगर ऐसा है, if a and b are two sets where every element of a is also an element of b and every element of b is also an element of a, then we say that a and b are equal sets. Two sets are equal. For example, a is equal to हमारे पास दिया है 1 2 3 4 और b कह रहा है x such that x belongs to n, x is less than 5। दो सेट हमारे पास हैं। तो ये हमारा लिखा हुआ है सेट बिल्डर फॉर्म में, ये लिखा है रोस्टर फॉर्म में। अब इन दोनों को अगर हम देखें, दोनों का रोस्टर फॉर्म बनाएं तो दोनों एक ही निकल कर आएंगे। 5 से छोटा जो नेचुरल नंबर है हमारे पास 1 2 3 एंड 4। तो ऑल एलिमेंट्स यहाँ है, भले ही इनका जो ऑर्डर है ऐसा कुछ लिखा हो तो उससे कोई चेंज नहीं आता है।
दोनों सेम थिंग्स हैं। तो इस केस में हम क्या कहेंगे, ए इज इक्वल टू बी। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या है, x belongs to A, this implies that x belongs to B, and x belongs to B, this implies that x belongs to A। ये दोनों कंडीशन साथ साथ जब होल्ड होती हैं तो ऐसे कंडीशन में हम इसको कहते हैं सेट A इक्वल टू सेट B। टू सेट्स आर कॉल्ड इक्वल सेट्स, ये इक्वल सेट्स कहलाते हैं। इसके बाद हम एक और टॉपिक की बात करेंगे, इसके बाद हम देखते हैं कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर ऑफ सेट। कार्डिनल नंबर गणन संख्या, समुच्चय की गणन संख्या। ये है कोई फाइनाइट सेट, उस फाइनाइट सेट में कितनी नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स को, तो इसके पहले हम एक और बात कर लेते हैं, टाइप्स ऑफ सेट की पहले बात कर लें। टाइप्स ऑफ सेट, काइंड ऑफ सेट या टाइप्स ऑफ सेट्स की बात कर लें। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स। फर्स्ट हम बात करते हैं एम्प्टी सेट। व्हाट इज एम्प्टी सेट? The word empty means vacant, means there is no any elements. A set having no any elements is called empty set. जिस सेट में एक भी अवयव नहीं होता है, पूर्ण रूप से रिक्त होता है, खाली होता है, तो उसको हम empty सेट कहते हैं। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं फाई, ग्रीक लेटर फाई से इसका रिप्रेजेंटेशन होता है, इसको हम फाई कहते हैं। ठीक है, तो नल सेट को और भी नाम हम देते हैं, इसको एम्प्टी को नल सेट भी कहते हैं, या इसको वाइट सेट भी कहते हैं, यानी ये रिक्त समुच्चय है और इसका मीन्स है कि नो एलिमेंट्स, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, तो ये एम्प्टी सेट कहलाएगा। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए, एग्जाम्पल सपोज कर लीजिए, ए हमारे पास एक सेट है x सच दैट x बिलोंग्स टू n, x इज लेस देन 7 एंड ग्रेटर देन 6। 6 से बड़े और 7 से छोटे नेचुरल नंबर का सेट है। तो आप देखिए 6 से ग्रेटर और 7 से लेसर कौन सा नेचुरल नंबर होता है? कोई नेचुरल नंबर नहीं होता है, इसलिए इसको क्या लिखेंगे, फाई लिखेंगे। ये एम्प्टी सेट कहलाएगा, इसको हम फाई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, और a इज इक्वल टू x सच दैट x इज प्लस 2 इज इक्वल टू 2। तो क्या हो जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 0। अब 0 इसके अंदर आ गया, तो ये नॉट फाई, ये फाई नहीं है, इसके बीच एक एलिमेंट आ गया। ठीक है, तो ऐसा हम कोई भी सेट ले सकते हैं जिसमें कोई एलिमेंट ना हो। a इज इक्वल टू x सच दैट x belongs to n, x greater than, x less than 0, या फिर ऐसा भी लिख सकती हूं, लेस देन 1। 1 से छोटा कोई नेचुरल नंबर है, और जबकि हम जानते हैं कि 1 ही सबसे छोटा स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर होता है, सबसे छोटी प्राकृत संख्या है, तो इसलिए यहां पे कोई नेचुरल नंबर ऐसा नहीं है, तो ये एम्प्टी सेट हो गया। ऐसे सेट्स को हम नल सेट, वाइट सेट, एम्प्टी सेट, समुच्चय कहते हैं। ठीक है,
अब इक्विवेलेंट सेट के सॉरी दूसरा इसका जो टाइप ऑफ सेट है वो हम लेते हैं, एक नाम है सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट क्या है? सिंगलटन सेट ए सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट कहलाता है जिस सेट में केवल एक एलिमेंट होता है, एक ही एलिमेंट हो। जैसे यहां पे क्या था, एक एलिमेंट इसके अंदर आया है, तो ये क्या है? ये सिंगलटन है। आप सपोज कर लीजिए a इज इक्वल टू x सच दैट x प्लस 5 माइनस इज इक्वल टू 8। इसको अगर हम सॉल्व करें तो क्या मिलेगा हमको? ये ऐसे सॉल्व कर लीजिए, x प्लस 5 इज इक्वल टू 8, x इज इक्वल टू 8 माइनस 5 क्या हो गया? 3 हो गया। इसमें एक एलिमेंट आया, तो एक एलिमेंट क्या है? ये सिंगलटन सेट है। ये सिंगलटन सेट हो गया। इस तरीके से हम और भी देख सकते हो, a is equal to x such that x belongs to n, x less than 8 and greater than 6। अब आप देखिए, ऐसा प्राकृतिक संख्या जो 8 से छोटा है, 6 से ग्रेटर है, तो 6 और 8 के बीच में कौन सा नंबर है? 7 है, तो ये यहां पे 7 हो गया। ये भी सिंगलटन सेट हो गया। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे जिसमें ओनली वन एलिमेंट लाई करेंगे, विच बिलोंग्स ओनली वन एलिमेंट, here 7, here 3, here 0। तो ऑल दीज आर कॉल्ड सिंगलटन सेट। इनको हम सिंगलटन सेट कहेंगे। ठीक है। नेक्स्ट की बात करें तो ये है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट क्या है? ए सेट which has finite number of element is called finite set। इसको काउंटेबल सेट भी कहते हैं। काउंटेबल सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट हम काउंट कर सकते हैं, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट डेफिनिट होते हैं, फाइनाइट होते हैं, जिनको हम काउंट कर सकते हैं, जिनका कहीं ना कहीं इंड होता है जाकर के, ऐसे सेट को हम फाइनाइट सेट कहते हैं। फाइनाइट सेट सपोज कर लीजिए कि आपने लिखा यहां पे 2 4 6 8 10 12 14 16 क्लोज्ड हियर। अब 16 के आगे कोई एलिमेंट नहीं है, तो ये क्या हो गया? फाइनाइट हो गया, क्योंकि इसके नंबर्स कितने हैं ये आप काउंट कर सकते हो, देख सकते हो कितने एलिमेंट इस सेट के अंदर बिलोंग करते हैं। इसी नेक्स्ट एक सेट लेते हैं जिसमें हम लिख दें 2 3 5 7 एंड 11 13 एंड सो ऑन। अब यहां पे अगर हमने केवल यहीं क्लोज कर दिया तो ये क्या हो गया? फाइनाइट सेट हो गया। ये फाइनाइट सेट है, दीज आर फाइनाइट सेट, दिस इज फाइनाइट सेट। ये दोनों फाइनाइट सेट हैं क्योंकि इनके नंबर ऑफ एलिमेंट फिक्स हैं, काउंटेबल हैं। और इसके अपोजिट ऐसे a set which has so much number of elements which cannot count, a set which have infinite number of elements are called infinite sets। तो जो अनकाउंटेबल हैं उनको हम इनफाइनाइट सेट कहते हैं, जो काउंटेबल नहीं है, जो फाइनाइट नहीं है, जिनके नंबर्स को हम टिल लास्ट तक गिन नहीं सकते हैं, तो उनको एलिमेंट्स जिनके एक डेफिनिट
एंड तक नहीं है, तो दे आर कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड अनकाउंटेबल सेट। तो फाइनाइट एम्प्टी सेट हमने बताया जिसमें कोई एलिमेंट नहीं, इसको 5 से रिप्रेजेंट करते हैं, एक नोटेशन ये भी है। सिंगलटन सेट जिसमें ओनली वन एलिमेंट बिलोंग करता है, तो ये सिंगलटन सेट कहलाएगा। जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट किए जा सकते हैं, डेफिनिट होते हैं, वो फाइनाइट सेट है। और जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट इनफाइनाइट हो सकते हैं, इनफाइनाइट होते हैं, देयर इज नो एंड ऑफ एलिमेंट्स, जिनकी समाप्ति कहीं नहीं है, तो उनको हम अनकाउंटेबल सेट कहते हैं। और अनकाउंटेबल सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए सपोज कर लीजिए कि हमारे पास एक कोई सेट है जिसमें 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ऐसे डॉट 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 करके जब दिखाते हैं तो ये कहां तक जा रहा है, कितनी एलिमेंट इसके अंदर हैं, देयर इज नॉट डेफिनिट। तो इसलिए हम इसको इनफाइनाइट सेट कहते हैं। ऐसा कोई भी सेट जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम देखते हैं कि उसका एंड कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये इनफाइनाइट सेट या अनकाउंटेबल सेट्स कहलाते हैं। ठीक है, आइए हम कुछ ऐसे सेट्स के बारे में स्टडी करते हैं जो हम बेसिकली मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं। नंबर सिस्टम का जिनसे रिलेशन है, हर टाइप के नंबर्स को किस प्रकार के सेट्स नोटेशन और किस प्रकार उनको रिप्रेजेंट करते हैं, तो उनको हम देखते हैं। सबसे पहले स्मॉलेस्ट सेट नंबर सिस्टम का जो होता है उसको हम कैपिटल N से डिनोट करते हैं, और ये कहलाता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो कि 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये अब यहां पे क्या किया, डॉट 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 लगा दिया गया, तो ये नंबर ऑफ इनफाइनाइट एलिमेंट्स को डिनोट कर रहा है। ये रिप्रेजेंट कर रहा है n फॉर सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। और इसके बाद फिर एक इससे बड़ा सेट, जब इसमें 0 इंक्लूड कर लेते हैं तो ये कहलाता है होल सेट, और इसको W से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ये भी अनकाउंटेबल सेट है। तो ये हो गया W इक्वल टू दिस। और इसके अलावा फिर इससे बड़ा सेट जो हमारे पास है उसको कहीं कहीं I से रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर कहीं कहीं Z से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसमें 0 मिडिल में रखते हैं। राइट में पॉजिटिव नंबर्स को हम लिखते जाते हैं, और लेफ्ट में जो है ये नेगेटिव नंबर्स को लिखते जाते हैं, -3 -2 -1। ये सेट ऑफ इंटीजर कहलाता है, इसको हम सेट ऑफ इंटीजर कहते हैं। देखिए बच्चों, ये सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं, इसलिए इनको हम नेचुरल के साथ साथ इसको क्या कहेंगे, पॉजिटिव इंटीजर भी इसको कहेंगे। तो इसका एक और नोटेशन हम लिख सकते हैं Z+। Z+ डिनोट करता है प्लस फॉर पॉजिटिव और Z फॉर इंटीजर, यानी ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट ये है। और ये इधर नेगेटिव है, इधर पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव इंटीजर हो गया। और Z 0 से रिप्रेजेंट करते हैं, इसमें केवल 0 होता है, इसको हम 0 इंटीजर कहते हैं। ये 0 इंटीजर है, शून्य पूर्णांक, और ये पॉजिटिव इंटीजर है, और ये नेगेटिव इंटीजर है। तो नेगेटिव इंटीजर को क्या डिनोट करेंगे, Z-, या फिर आप ये कह सकते हैं I-। इसमें क्या आ गया, -1 -2 -3 से लेकर के अप टू -इन्फिनिटी तक के, ये अनकाउंटेबल ये भी हो गया, अनकाउंटेबल ये भी है, अनकाउंटेबल ये भी है, ये भी अनकाउंटेबल है, सारे अनकाउंटेबल हैं इसको छोड़कर। ठीक है, तो ये हो गया सेट ऑफ इंटीजर्स, ये हो गया सेट ऑफ होल नंबर्स। अब इसके बाद जो हमारे पास न्यू बात आती है, न्यू टर्म, वो है इससे रिलेटेड एक रेशनल नंबर, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। सेट ऑफ रेशनल नंबर्स को डिनोट करते हैं हम किससे, Q से, और ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा जाता है P/Q के फॉर्म में, वेयर P
Q belongs to I and Q is not equal to 0। ये एक ऐसा नंबर है जिसको फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहां पर इसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों क्या हैं, ये इंटीजर्स हैं, और जो इसका डिनोमिनेटर है वो नेवर बी 0। तो ऐसे टाइप्स के जो नंबर्स रिप्रेजेंटेशन है इसको हम सेट ऑफ रेशनल नंबर्स कहते हैं। और इसके बाद एक और है, उसको हम सेट ऑफ इरेशनल नंबर कहते हैं। सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स ये आएगा, इसको Q नॉट से रिप्रेजेंट, ऊपर बार लगा दिया जाता है, कहीं कहीं ऐसा लगाते हैं, कहीं कहीं नीचे 0 लगा देते हैं, Q नॉट कहते हैं। और ये होता है हमारे पास X such that X not belongs to Q। एक ऐसा नंबर जो रेशनल नहीं है, एक ऐसा नंबर जो रेशनल नंबर नहीं है, जिसको P by Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता है, ये सारे नंबर्स इरेशनल नंबर्स कहलाते हैं। इसमें आपका आता है √2, √3, √5, √7, √8, √10, √11, इस तरीके के जितने नंबर्स आते हैं वो सब इरेशनल नंबर्स में आते हैं, जो आप 9th या 10th क्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक है, सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स इस टाइप के होते हैं। अब जो लार्जेस्ट सेट है हमारे पास वो है सेट ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर सेट क्या है, ये आप ऊपर जो भी पढ़ चुके हैं इसको कैपिटल R से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो भी आप ऊपर पढ़ आए हैं ये सारे के सारे नंबर्स मिला दिए जाएं एक साथ, तो ये जो है हमें एक नया नंबर प्राप्त होता है, नया सेट N W Z और Q और Q नॉट, ये सारे मिला दिए जाएं तो ये सेट ऑफ रियल नंबर्स कहलाएगा। और सेट ऑफ रियल नंबर्स को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, -∞ से इन्फिनिटी, ये इंटरवल फॉर्म है और ये सेट फॉर्म है। सेट फॉर्म में ये लिखते हैं, इंटरवल फॉर्म में इस तरीके से लिखते हैं। तो सेट ऑफ रियल नंबर्स ये है हमारे पास। एक और बचा है, उसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, ये x प्लस आई वाई के फॉर्म में है, x प्लस आई वाई के फॉर्म में है, where x belongs to R, y belongs to R and y is not equal to 0। जब किसी नंबर्स को x प्लस आई वाई के फॉर्म में लिखते हैं और x y both numbers related to real numbers, then we called this number is complex number, where this is necessary y is not equal to 0। Why? When y becomes 0, then this number becomes only x, where x is real number। तो जब y 0 हो जाएगा तो क्या बनेगा, y 0 हो जाने पर तो ये फिर इस फॉर्म में आ जाएगा जो केवल x कहलाएगा, और x रियल नंबर होता है, तो ये इसका कॉम्प्लेक्स सिस्टम जो है वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि i जो यहाँ पर है, इस i को हम क्या कहते हैं, i एक इमेजिनरी नंबर का रिप्रेजेंटेशन है, आयोटा से आया है, इसको हम √-1 को ही i कहते हैं। तो इस √-1 के लिए i रिप्रेजेंट किया गया है, क्योंकि नो एनी नंबर इज सच दैट नो एनी रियल नंबर इज सच दैट होज स्क्वायर इज नेगेटिव। कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर नेगेटिव होता है। तो यहां अगर स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या आएगा, -1 आ जाएगा। तो ऐसा कोई नंबर ना होने के कारण फिर यहाँ पर इसको सिंबल दिया गया i का, तो ये i फॉर इमेजिनरी। तो इससे एक रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है, दोनों के कॉम्बिनेशन से जो नंबर तैयार होता है उसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। और इस टाइप के जितने भी नंबर्स हैं उनका एक सेट प्राप्त होता है, तो उसको हम सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। नोट डाउन दिस।
देखिए अब देखते हैं हम कार्डिनल नंबर सेट क्या होता है। कार्डिनल नंबर ऑफ सेट के देखने के लिए हमें यहां पर देखना होगा टाइप्स ऑफ सेट जो हमने पढ़ लिया है, उस टाइप ऑफ सेट में फाइनाइट सेट जो हमने पढ़ा उसमें उसके अकॉर्डिंग हम लेते हैं ए बी ए फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट ए कोई फाइनाइट सेट है, देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज कॉल्ड कार्डिनल नंबर ऑफ सेट। कार्डिनल नंबर ऑफ सेट किसी फाइनाइट सेट में जितने नंबर्स होते हैं, जितने एलिमेंट्स होते हैं, जितने ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उन थिंग्स को काउंट करने पर जो काउंटिंग नंबर हमको मिलती है दैट इज नोन एज कार्डिनल नंबर ऑफ सेट। उसको कार्डिनल नंबर कहते हैं। हिंदी में इसको समुच्चय के गणन संख्या कहते हैं। समुच्चय की गणन संख्या है और इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाई NA। ठीक है, अब सपोज कर लीजिए जैसे हमारे पास A एक सेट है, AEIOU। हाउ मेनी नंबर्स ऑफ एलिमेंट बिलोंगिंग टू सेट A, तो इसको हम लिखेंगे 5 एलिमेंट्स हैं, तो इसका रिप्रेजेंटेशन क्या हो गया, NA = 5। अगर हमारे पास B एक सेट है जिसमें है 2, 4, 9, 11, 20, 50, ये फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें है, तो इसको काउंट कर लें तो कार्डिनल नंबर क्या हो जाएगा इसका कार्डिनल नंबर हमको मिल गया 1 2 3 4 5 6। ये कार्डिनल नंबर हो गया। N5 क्या होगा, एम्प्टी सेट में कितने एलिमेंट्स होते हैं, कोई एलिमेंट्स नहीं होता, तो कार्डिनल नंबर ऑफ एम्प्टी सेट इज 0। ऑलवेज कार्डिनल नंबर ऑफ एम्प्टी सेट इज 0। ठीक है, तो इस तरीके से इसको हमें देखना है। तो कार्डिनल नंबर मेरे ख्याल से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम इक्विवेलेंट सेट की बात करते हैं। इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट सेट्स, इक्विवेलेंट जैसा कि इसका नाम है, हिंदी में इसको समतुल्य कहते हैं। When A and B are two finite sets whose cardinal numbers are same, then A and B are called equivalent sets. If A and B are finite sets and cardinal numbers of A and B are equal, then A and B are called equivalent set and denoted by, इसको कैसे डिनोट करते हैं, ये सिमिलर का साइन जो हमारे पास होता है इक्विवेलेंट के इस सिंबल से इसको डिनोट करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, दो फाइनाइट सेट उनके कार्डिनल नंबर्स सेम है। कार्डिनल नंबर मींस नंबर ऑफ एलिमेंट इन द करेस्पॉन्डिंग सेट। कितने एलिमेंट्स हैं, सपोज कर लीजिए कि हमारे पास ए कितना है 2 3 4 5 और बी कितना है A B C एंड D। दोनों के एलिमेंट्स, इधर 4 एलिमेंट्स हैं, इधर भी 4 एलिमेंट्स हैं, कार्डिनल नंबर सेम है। Na = 4, Nb = 4। तो अब यहां लिख सकते हैं सिंस Na = 4 and Nb = 4, this implies that A similar to B, A equivalent to B। ऐसी कंडीशन में
बट यू कैन नॉट राइट ए इक्वल टू बी। क्यों? क्योंकि दोनों के एलिमेंट्स डिफरेंट हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, ओनली सेट्स के एलिमेंट्स आर नॉट सेम। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में हम इनको इक्विवेलेंट कहेंगे, नॉट इक्वल कहेंगे। ठीक है, इक्वल सेट नहीं कहेंगे इनको। इक्वल सेट हमने क्या कहा था? सेट ए के एलिमेंट सेट बी में हो और बी के सारे एलिमेंट सेट ए में हैं। अगर ऐसा है तो हम इनको इक्वल सेट, समान समुच्चय कहेंगे, अदरवाइज नॉट। यहां पर डिफरेंट हैं, सारे चेंज हो गए और इनका जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो सेम है, देयरफॉर टू सेट्स आर इक्विवेलेंट। तो ये हो गया। अब हम नेक्स्ट 3 टॉपिक सोचें, इसको भी बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक सबसेट, उप समुच्चय। इफ A and B are two sets and every element of set A is also in B, then A is called सबसेट ऑफ सेट बी। दो सेट हमारे पास हैं, सेट ए के ऑल एलिमेंट्स, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज आल्सो इन बी, यानी बी के अंदर सारे एलिमेंट वो वाले हैं जो ए में हैं। तो ऐसे कंडीशन में ए को हम सबसेट ऑफ बी कहेंगे। और इसका मतलब क्या है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज denoted by A subset of B। क्या मतलब हुआ? पढ़ेंगे कैसे इसको? A सबसेट ऑफ B को रीड करेंगे, A इज सबसेट ऑफ B। ये रीडिंग है, ये नोटेशन है और इसकी मीनिंग है एवरी एलिमेंट ऑफ A is contained in the set B, then we said A is subset of B। और लॉजिकली इसको क्या कहेंगे? लॉजिकली if X belongs to A, this implies that X belongs to B, therefore A is subset of B। ये इसका लॉजिकल मीनिंग हो गया। या अगर ऐसा लिखा हुआ है, ऑलरेडी लिखा हुआ A इज सबसेट ऑफ B, तो इस तरीके से हम इसको रिवर्स भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये सबसेट B लिखा है, इसका मतलब X कोई एक ऐसा एलिमेंट है जो A में है तो वो B में भी लाई करेगा, ये सबसेट ऑफ B कहलाएगा। अब यहाँ पे देखिए सिंबल जो है वो दो चीजों को कंटेन करता है। अगर ऐसा लिखा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए every element of A in B, but at least one element in B which is not in A। कम से कम एक एलिमेंट बी में ऐसा है जो ए में नहीं है, यानी ए में एलिमेंट की संख्या कम है और बी में एलिमेंट की संख्या ज्यादा है। ये सिचुएशन जहां पर आएगी वहां पर ये सिंबल का यूज किया जाएगा और इसको हम क्या कहेंगे? प्रॉपर सबसेट कहेंगे। दिस इज प्रॉपर सबसेट। ठीक है, इसको हम क्या कह सकते हैं? इसी को हम प्रॉपर सबसेट कह सकते हैं। ये प्रॉपर सबसेट है। और ऐसे कंडीशन में बी को क्या कहेंगे? एंड बी इज कॉल्ड सुपरसेट ऑफ ए।
B is called superset of A and A is called subset of B, which is proper subset. When it is proper subset? When at least one element in B which is not in A. एक एलिमेंट न्यूनतम कम से कम ऐसा B में है जो A में उपस्थित नहीं है, not present in A. These three concepts here clear. Subset means every element of A in B, then we say that A is subset of B, and this notation is used here. And if at least one element in B which are not in A, which is not in A, if one element then which is not, if more than one then which are not in A, then this is called A subset of B and known as proper subset of B. ठीक है, ये B का सबसेट कहलाएगा. And B is also called, B is called superset of A because here number of element in comparison of A is more. ठीक है, तो एग्जाम्पल के लिए सपोज कर लीजिए कि जैसे हमारे पास A एक एलिमेंट सेट है जिसमें ये एलिमेंट्स हैं और B एक सेट है जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 है. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर कितने एलिमेंट हैं 4 और यहाँ पे कितने एलिमेंट हैं 7. इसके सारे एलिमेंट इसमें हैं लेकिन इसके सारे एलिमेंट इसमें नहीं हैं. तो ये क्या हो गया, ये A सबसेट ऑफ B कहलाएगा, ये प्रॉपर सबसेट हो गया. ठीक है, जनरली हम A सबसेट B कहेंगे लेकिन इन केस आप ये अगर देखें तो ये A प्रॉपर सबसेट के फॉर्म में आ जाएगा. लेकिन अगर दूसरा एग्जाम्पल हम सेकंड लेते हैं कि A हमारे पास है x y z यहाँ पे और B हमारे पास है x y z, जो एलिमेंट इसमें है वही एलिमेंट इसमें भी हैं, तो इट मीन्स क्या हो गया, A इज सबसेट ऑफ B. तो ये A इज सबसेट ऑफ B के फॉर्म में लिखा चला जाएगा. ठीक है, ये सारे कॉन्सेप्ट हमने बेसिकली आपको बताया. और इसके नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो सबसे छोटा सेट जो नंबर्स का होता है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है और उससे एक एलिमेंट ज़्यादा है होल नंबर्स के सेट में, तो होल नंबर्स का सेट जो है वो W से रिप्रेजेंट किया जाता है. तो ये क्या कहलाएगा, N इज सबसेट ऑफ W और W इज आल्सो सबसेट ऑफ Z which is set of integers and Z is subset of rational numbers. तो N से बड़ा W है, W से बड़ा सेट Z है और Z से बड़ा सेट क्या है, Q है. सेट ऑफ नेचुरल नंबर और नेचुरल नंबर इससे बड़ा W, W से बड़ा Z और Z से बड़ा Q और इससे भी बड़ा सेट जो है जो इन सबको कंटेन करता है वो क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर्स. इनके ये सिस्टम एक सीरीज सबसेट की इनकी बन रही है. और इसके बाद एक और सेट जो हमारे पास है जिसको सेट ऑफ इरेशनल नंबर कहते हैं. सेट ऑफ इरेशनल नंबर ये भी एक प्रकार का रेशनल नंबर रियल नंबर्स है, इसलिए रियल नंबर्स का सबसेट ये भी बन जाएगा. तो ये दोनों Q इज ए सबसेट ऑफ R एंड Q नॉट इज आल्सो ए सबसेट ऑफ R. तो दोनों केस में ये नंबर्स का सिस्टम हम देख सकते हैं. और एक और चीज हम इसमें आपको बताएं कि इफ x बिलोंग्स टू A दिस इंप्लाइज x बिलोंग्स टू B. अगर ये कंडीशन होल्ड कर रही है तो इसको हम क्या कहते हैं, A इज सबसेट ऑफ B. फर्स्ट इक्वेशन लगा देंगे और अगर इसी चीज को हम ऐसा लिखते हैं x belongs to B, this implies that x belongs to A, तो इसको हम लिखेंगे B is subset of A. ये सेकेंड इक्वेशन हो गई. अब फर्स्ट और सेकेंड दोनों को अगर हम ऊपर के इक्वेशन को ले लें फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, तो ये A सबसेट ऑफ B and B सबसेट ऑफ A, then we can write A is equal to B. ये इक्वलिटी जो है हम इस तरीके से किसी सेट की दिखा सकते हैं. तो इसमें हमने सबसेट दिखाया, सुपरसेट दिखाया, प्रॉपर सबसेट दिखा दिया. और इसमें हम अगर ये ध्यान दें
एम्प्टी सेट जो होता है, एम्प्टी सेट में कोई एलिमेंट नहीं होता है, तो इसको हम कहते हैं एम्प्टी सेट इज ऑलवेज सबसेट ऑफ एवरी सेट। ये हर एक का सबसेट होता है। और ठीक इसी प्रकार से कोई भी सेट जितने एलिमेंट उसके अंदर हैं, अगर उसके करस्पॉन्डिंग हम देखते हैं तो एवरी सेट इज आल्सो ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर सेट स्वयं का भी एक उप समुच्चय होता है और फाई यानी रिक्त समुच्चय भी सबका एक समुच्चय होता है, और इन दोनों को हम रियल सबसेट कहते हैं। क्या कहते हैं? रियल सबसेट, वास्तविक समुच्चय, उप समुच्चय। रियल सबसेट यानी वास्तविक उप समुच्चय किस केस में कहेंगे? फाई को, और ए इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, स्वयं क्या जो रिलेशन सबसेट का बन रहा है, ये दोनों रियल सबसेट हैं। अदर केसेस में हम उनको नॉट रियल कहेंगे। तो ये है सेट का रिप्रेजेंटेशन। बेसिक जो हमारे पास था वो हमने आपको दिया, और जो टॉपिक्स अभी बचे हैं हमारे पास, ऑपरेशंस ऑफ सेट, वेन डायग्राम, सेट्स ऑफ सेट, और भी पावर ऑफ सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, मेनी मोर टॉपिक्स related to set in set theory. Those articles we will discuss in next video. तो अगला वीडियो जो आएगा उसमें बचे हुए सारे टॉपिक्स और भी इंक्लूड किए जाएंगे। मेरे ख्याल से ये जो हमने आपको समझाया, ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। सारे कंटेंट आपके क्लियर हो गए होंगे, कोई डाउट या किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम मेरे ख्याल से नहीं बचनी चाहिए। तो जो भी डाउट्स हैं उनको आप कमेंट बॉक्स में या आप डिस्क्रिप्शन में दे करके पूछ सकते हैं। इन टॉपिक्स का रिवीजन बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक ये टॉपिक्स जो हमने इस वीडियो में दिया है ये अगर आपको याद रहेंगे तभी आगे के जो भी टॉपिक्स हम आपको देंगे वो आपको परफेक्टली अंडरस्टैंड हो पाएगा, अदरवाइज प्रॉब्लम होगी। तो ये सारे टॉपिक रिवीजन में रखिए, और हम दूसरा वीडियो शीघ्र ही लेकर के आएंगे। और नेक्स्ट इसकी जो भी इस वीडियो में अगर आपको अच्छा लगता है, लाइक है आपको, तो इसको आप लाइक करिए, शेयर करिए फ्रेंड सर्किल में, और नेक्स्ट वीडियोज को ऑब्टेन करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को दबाइए। ठीक है, और नेक्स्ट जब तक लेकर आते हैं तब तक के लिए धन्यवाद।